अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक प्रिवेंटिंग फॉल्स एंड फॉलिंग मटेरियल। ये नीबोश नए सिलेबस के एलिमेंट नंबर 8 का थर्ड पार्ट है जो इस टाइम पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर जो है ये थर्ड लेक्चर है एलिमेंट 8 IG2 का। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रिवेंटिंग फॉल्स एंड फॉलिंग मटेरियल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्किंग एट हाइट को ही, उसी को हम आगे ले जाते हुए अब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रिवेंटिंग फॉल्स एंड फॉलिंग मटेरियल्स। प्रॉपर प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ वर्क इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट फॉल्स फ्रॉम हाइट एंड फॉलिंग मटेरियल। मतलब एक जामे किस्म की मनसूबाबंदी और काम करने के दौरान उसकी निगरानी, मुकम्मल तौर पर निगरानी जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉलिंग फ्रॉम हाइट को या फॉलिंग मटेरियल को रोक सकें। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच वर्क शुड बी एक्सपीरियंस्ड एंड शुड यूज देयर नॉलेज टू इंश्योर। अच्छा, जो लोग इसकी प्लानिंग करेंगे फिर उसके बाद इस काम की, इस एक्टिविटी की सुपरविजन करेंगे, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो एक्सपीरियंस्ड हों और वो अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को इंश्योर करें। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दे शुड बी a competent person or they are competent persons, के वो आपके competent person होने चाहिए और वो अपने नॉलेज के जरिए इन चीज़ों को मेक श्योर करें। नंबर 1, द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ करेक्ट एक्सेस इक्विपमेंट, के वो दुरुस्त ऐसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। एक्सेस इक्विपमेंट से मुराद किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल लैडर्स होगी, स्कैफोल्डिंग होगी, ट्रेसल्स होगी, ये चीज़ें जो हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद उनका यूज़ भी प्रॉपर मेक श्योर करें। करेक्ट प्रोविजन एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, और प्रॉपर उनके पास इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग हो। ठीक है, किसको देने के लिए? वर्कर्स को, जिन लोगों ने इसको यूज करना है, जिन लोगों ने इन एक्सेस इक्विपमेंट को यानी लेडर्स को, स्कैफोल्डिंग को, ट्रेजल्स को, इन सारे ट्रेसल्स को, ये सारी चीज़ों को जिन्होंने यूज करना है, तो उनके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग हो। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस, वर्क इक्विपमेंट एंड वर्क मेथड, अवॉइडिंग वर्क इन बैड वेदर। अंडरस्टूड है? स्कैफोल्डिंग होगी या कोई भी लेडर आप यूज कर रहे हैं, ट्रेसल्स यूज कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपका जो वेदर फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, वो बहुत ज़्यादा आपके काम करने के ऊपर असरअंदाज होगा। इसीलिए मेक श्योर वो क्या करेंगे कि बैड वेदर में, एडवर्स वेदर में जिसमें नुकसान पहुंच सकता है, आप वर्किंग नहीं करेंगे, खासकर कहाँ पर? वर्किंग एट हाइट। नेक्स्ट ही फॉल्स हायरार्की में हम देखते हैं प्रिवेंटिंग फॉल्स एंड फॉलिंग मटेरियल। फॉल्स हायरार्की, सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म, काम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल महफूज होना चाहिए। प्रॉपरली इंस्टॉल्ड सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट, सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट वो होती है जिसको आप नॉर्मली कह सकते हैं कि लटकाया गया है। अब उसको लटकाया किससे जा सकता है? रस्सों की मदद से लटकाया जा सकता है, स्टील वायर्स की मदद से लटकाया जा सकता है। बेसिकली ये आप जिस सस्पेंडेड स्कैफोल्ड होती है उसमें क्या होता है कि रस्सों से या वो आयरन बार से, कि इन स्टील बार से क्या करते हैं कि उसको लटका देते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो रिजिड नहीं होती। रिजिड से मुराद ये कि वो सख्त नहीं है। क्यों सख्त नहीं होती? उसकी रीज़न ये होती है कि वो एडजस्टेबल होती है, अदरवाइज हम एक्टिविटी अपनी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो वर्कर काम कर रहे हो तो वो ऊपर से छूट जाए या ऊपर से वो लूज हो और नीचे आ जाए वर्कर्स। इक्विपमेंट टू अरेस्ट फॉल, ये फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट होती है। बेसिकली सेफ्टी हार्नेस हो सकती है जिसकी मदद से वर्कर को वहीं पे बांधे रखेगी। एंकरेज पॉइंट होते हैं, मुख्तलिफ जगहों से वर्कर बंधा हुआ होगा तो उसके नतीजे में वर्कर नीचे नहीं आएगा। फॉलिंग मटेरियल गिर सकते हैं तो उनका क्या? फिट टो बोर्ड्स एंड ब्रिक गार्ड। टो बोर्ड या ब्रिक गार्ड्स ये होते हैं कि आप उस प्लेटफॉर्म की बेस पे, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म की बेस के ऊपर ये टो बोर्ड 6 इंच का या ब्रिक गार्ड वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि मटेरियल अगर गलती से पाँव लग गया या किसी भी रीज़न से मटेरियल जो है आपका वो नीचे की जानिब नहीं जाएगा।
इफ रिस्क रिमेन्स डेब्रिज नेटिंग एंड कवर्ड वॉकवेज। ठीक है जी, अब रिस्क अगर मौजूद है इन सारी चीज़ों का और आपको नीचे फेंकना और गिरना है चीज़ों ने, जिससे आपका डेब्रिज है, मलबा है, कोई भी ऐसी चीज वो आपने नीचे फेंकना है, तो ऐसी सूरत में क्या, वो जारी बात है नीचे तो फेंकना है, वर्कर उठा के सीढ़ियों से नीचे जाए या किसी भी एक्सेस इक्विपमेंट को यूज कर नीचे ऊपर जाए तो वो खुद एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेब्रिज नेटिंग, ठीक है, मलबे वगैरह के लिए नेट लगा देंगे ताकि मटेरियल उसी में जाए, और कवर्ड वॉकवेज। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं डेब्रिज शूट बोलते हैं। गार्ड रेल्स एंड टो बोर्ड्स। टो बोर्ड्स जिससे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। गार्ड रेल्स देखते हैं, फुली इनक्लोज द अनप्रोटेक्टेड एज। गार्ड रेल का पर्पस ये होता है कि जो एज, जो किनारा अनप्रोटेक्टेड है, जो किनारा महफूज नहीं है, तो उसको टेक्निकली कवर अप करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद रोबस्ट होगी। रोबस्ट क्या होगा कि सख्त जान होगी, कि इसको फिक्स करने के लिए भी टूल्स रिक्वायर्ड होंगे और इसको डिसमेंटल करने के लिए भी टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। ये आम सी ताकत के ऊपर अपनी जगह भी नहीं छोड़ेगा और आम सी ताकत के ऊपर डिसमेंटल भी नहीं होगा। सिक्योरली फिक्स्ड, हाई इनफ, नो लार्ज गैप्स। टो बोर्ड फिटेड एट एज, जिससे मैंने पहले बताया, और ब्रिक गार्ड, ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म नीचे ना आए। अब वर्क प्लेटफॉर्म, कि आपने कोई भी एक्सेस इक्विपमेंट बना दी, चाहे वो ट्रेसल है, चाहे वो आपके स्टेजिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आपकी स्कैफ फोल्डिंग है, चाहे वो आपकी लैडर है, तो इन सारी चीज़ों में उसका जो वर्क प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खड़े होकर वर्कर ने काम करना है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। लार्ज इनफ टू अलाउ सेफ यूज, इतना बड़ा वो लाजमन होना चाहिए कि हम उसको महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकें। कैपेबल टू बेयर रिक्वायर्ड लोड्स, और जितने लोग, जितना मटेरियल, जितना लोड हमने उसके ऊपर डालना है, तो उसके अंदर इस चीज़ की सकत हो कि वो उस लोड को उठाने की सकत रखता हो, बर्दाश्त रखता हो। देन फुली बोर्डेड। फुली बोर्डेड में क्या होगा कि पूरी तरह से बोर्ड, ये नहीं कि आप बीच में गैप छोड़ दें, तो हो सकता है बाकी तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको इंस्टॉल किया हुआ हो, लेकिन अगर बीच में गैप छोड़ दिए तो उसके नतीजे में ऑब्जेक्ट भी गिर सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी, वर्कर्स भी गिर सकते हैं। तो आपने फुली बोर्डेड, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के अंदर कोई गैप्स ना हो, प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी मटेरियल यूज हो वो एक ही तरह का हो, किसी भी एंड से आप उसको कमजोर या वीक जो है वो उसके साथ पार्ट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो हैजर्ड बन सकता है। सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट, मैं थोड़ी देर पहले भी बताया, सस्पेंडेड वो होती है, सस्पेंड बेसिकली यहाँ पे सस्पेंडेड से मुराद है कोई भी चीज़ जो लटका के, जो नीचे की तरफ लटका के, झुका के इस्तेमाल की जाएगी, तो वो सस्पेंडेड एक्सेस। सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट वो होती है जिसको लटका के हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप इस चेयर के इस इमेज के अंदर देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं लटकाए गए हैं, ठीक है, क्रैडल्स के ऊपर वो मौजूद है, उस झूले के ऊपर, जिसको बोर्ड्स फैन चेयर भी बोलते हैं, ठीक है, और ये ऊपर से बंधे हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए इनको रिजिड नहीं रखा जाता। सस्पेंडेड क्रैडल, ये झूला है, ये क्रैडल है। फुली गार्डेड टो बोर्ड्स, पर्सनल सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट, वो सस्पेंडेड क्रैडल जो होती है वो आपकी जो पूरी सी इक्विपमेंट होगी, एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये अब पर्सनल सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट है जो कि हमें तस्वीर में नजर आ रही है। एग्जांपल, बोर्ड्स एंड चेयर, लाइट शॉर्ट टर्म वर्क, सिमिलर कंट्रोल टू एब्सेलिंग। एमरजेंसी रेस्क्यू, अब जी एमरजेंसी का टॉपिक हम पहले बड़ी डिटेल में एमरजेंसी रिस्पांस के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि एमरजेंसी सिचुएशन को हमने कैसे देखना है। यहाँ पे हमारी मुराद वर्किंग एट हाइट पे के दौरान इस्तेमाल होने वाली इक्विपमेंट है या वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम हाइट्स तक कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उन तक पहुँचेंगे। एमरजेंसी रेस्क्यू, रीजनेबली फॉर्सिबल इवेंट्स, ठीक है जी, सिंपल पुटिंग अप अ लैडर, आप एक सीढ़ी वगैरह इस्तेमाल कर लें। मैकेनिकल एक्सेस, मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म, MEWP, आगे चल के इसके ऊपर पूरा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। ट्रेंड ऑपरेटिव्स, ट्रेंड ऑपरेटिव्स ये तो अंडरस्टूड है कि व्हीकल सेफ्टी के लिए या ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के लिए जो ऑपरेटर्स हैं
वो आपके 100% जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। और कॉम्पिटेंस में ट्रेनिंग भी शामिल है, क्योंकि कॉम्पिटेंस के अंदर आपकी आती है नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। जब ये 4 चीज़ें होंगी तो उसी सूरत में हम किसी को कॉम्पिटेंट कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जी फॉल अरेस्ट। फॉल अरेस्ट का पर्पज़ ये होता है कि ये आपको, किसी भी वर्कर को गिरने से महफूज रखता है। अब फॉल अरेस्ट में 2 तरह की आपकी प्रोटेक्शन है। एक को हम बोलते हैं कलेक्टिव प्रोटेक्शन और एक को हम बोलते हैं इंडिविजुअल या पर्सनल प्रोटेक्टिव सिस्टम। अब कलेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स में नेट्स आते हैं, एयर बैग्स आते हैं, सॉफ्ट बैग्स आते हैं। बेस्ट सिस्टम्स प्रोटेक्ट ऑल वर्कर। कलेक्टिव का ये फायदा है कि अगर नेट लगा हुआ होगा तो इंडिविजुअल्स की जो है ना वो हमें इंडिविजुअल्स के लिए फिर अरेंजमेंट उस तरह से नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज इंडिविजुअल्स के लिए अगर हम करते हैं, जैसे आगे चल के हम देखेंगे, तो वो एक तो आपका एक्सपेंसिव भी होता है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न, एक्सपेंसिव से भी ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव सिस्टम जितने भी होते हैं या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो कंट्रोल मेजर है, ये इनहेरेंटली जो है ना एक वीक कंट्रोल मेजर है, एक नाजुक कंट्रोल मेजर है। कैसे, किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, आपने बात को पूरे तनाजुर में समझना है। किस तरह से वीक है? कोई भी चीज़ जिसका किसी वेयर के ऊपर, जिसकी आप ये समझ लें कि यूटिलिटी का सारा दारोमदार, जिसके इफेक्टिवनेस का सारा दारोमदार इंडिविजुअल के ऊपर या वेयर के ऊपर आ जाए तो वहाँ पे ख़तरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेफ्टी नेट लगा दिया गया मुकम्मल तौर पर, अब कोई भी वर्कर गिरता है तो वो सेफ होगा, इक्विपमेंट गिरती है तो नीचे वाले भी सेफ रहेंगे, ठीक हो गया। अब उसी जानिब अगर एक वर्कर को सेफ्टी हार्नेस दी गई है और उस वेयर ने, उस इंडिविजुअल ने जिसने पहननी थी, उसने प्रॉपरली उसको वेयर ही नहीं किया, प्रॉपरली पहना ही नहीं, तो उसके नतीजे में अगर कुछ उसको कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए ऐसी तमाम तर ऐसा कोई भी कंट्रोल मेजर जिसका दारोमदार, जिसका इन्हिसार आपके वेयर के ऊपर होगा, इंडिविजुअल के ऊपर होगा, तो ऐसी सूरत में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो कंट्रोल मेजर हमारा वीक कंसिडर होगा। एनी हाउ, पर्सनल प्रोटेक्टिव सिस्टम फॉल अरेस्ट हार्नेस, जिस तरह से ये इस इंडिविजुअल ने पहनी है फॉल अरेस्ट हार्नेस, जिसको मुख्तलिफ एंकर पॉइंट से बांधा गया हुआ है, ठीक है जी। फुल बॉडी हार्नेस जिससे इसने पहनी हुई है, 1 और 2 लैंड यार्ड्स, 1 या 2 जो लैंड यार्ड जिनसे वो बंधा हुआ हो। एंकर पॉइंट मजबूत होना चाहिए, आपका ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे उसने इसको पहनना है और कैसे पहन के इसको मूव करना है उसने वर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, आगे जी प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। वर्कर्स शुड बी ट्रेन टू वर्क एट हाइट सेफली। कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। अच्छा, ये कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग याद रखिएगा। अब अगर एक एक्सीडेंट भी हो गया तो आपने A to Z वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दे देनी हेल्थ एंड सेफ्टी की। इसके लिए एक टर्म यूज होती है TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अब ये जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है, बेसिकली ये असेसमेंट इसी बात का अंदाज़ा लगाती है कि सिस्टम के अंदर किस चीज़ का फेलियर आया और उस चीज़ के ही फेलियर के लिए कौन सी और कैसे ट्रेनिंग अरेंज की जा सकती है। आप A to Z ट्रेनिंग के ऊपर स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, आप हेल्थ एंड सेफ्टी की A to Z ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर देंगे, बल्कि होगा क्या कि आपने करना ये होता है कि जिस चीज़ के अंदर फॉल्ट है सिस्टम के अंदर, सिर्फ उसी की ट्रेनिंग नीड असेसमेंट TNA के थ्रू आप असेस कर लेंगे कि हमें इसी चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए और सिर्फ आप उसी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। Workers should have an awareness of the hazard. Additional training may be required by law for use of some equipment. Ladders बोलते हैं जी आपकी सीढ़ियों को। आपकी जो स्टेयर्स और लैडर में फ़र्क है, जो बुनियादी फ़र्क है लैडर्स और स्टेयर्स में। लैडर्स जो हैं ये एक्सेस इक्विपमेंट है, लेकिन टेम्पररी एक्सेस इक्विपमेंट है, ये आपने फ़र्क क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। लैडर्स जो हैं, जो लैडर्स हैं, ये आपकी एज अ टेम्पररी एक्सेस इक्विपमेंट यूज़ होती हैं, जबकि स्टेयर्स जो हैं ये परमानेंट एक्सेस इक्विपमेंट होती है। नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सिविल की है। ऐसी सूरत में जब स्ट्रक्चर के साथ परमानेंट तौर पर एज अ एक्सेस इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा उसको हम स्टेयर्स बोलेंगे।
और जो वक्तन फवक्तन ज़रूरत पड़ने पर आर्जी तौर पर टेम्पररी तौर पर हम एक्सेस इक्विपमेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो उसको हम लैडर बोलेंगे। इंटेंडेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क, जिस तरह नाम से जाहिर हो गया था, जिस तरह मैंने बताया टेम्पररी वर्क, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क जो होंगे उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिस्क, फॉल फ्रॉम हाइट, फॉलिंग ऑफ द लैडर, लैडर से आप नीचे गिर गए, द लैडर टॉपलिंग साइड वे, या लैडर उलट गई है, साइड पे आ गई है, अगर फास्टन नहीं थी, बाकायदा तौर पर बंदी नहीं हुई थी लोड की वजह से, या स्लिप, या जिस सरफेस के सहारे ये खड़ी थी, जिसकी स्पोर्ट पे खड़ी थी वो स्लिपरी थी, तो ये आपकी टॉपलिंग कर गई है। द लैडर बेस स्लिपिंग आउट फ्रॉम द वॉल, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ऑब्जेक्ट हो सकता है हैमर वगैरह गिरा, नीचे और वर्कर खड़े थे और उनके सर पे लगा, इस तरह से प्रॉब्लम। कॉन्टैक्ट विद लाइव ओवरहेड, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसी जगह पे, आम खुली जगहों पे कंस्ट्रक्शन का इशू नहीं है, लेकिन जो जगह कंजेस्टेड होती हैं, जहाँ पे काम करना दुश्वार होता है, वर्कर के लिए वो वर्क स्पेस ना इनफ नहीं होती, तो ऐसी सूरत में बहुत दफ़ा क्या होता है कि लैडर्स के इस्तेमाल के दौरान लाइव ओवरहेड, बिजली की ऐसी तारें जिनमें से करंट गुजर रहा होता है, तो उनसे इंटरेक्शन हो जाता है। इसलिए किसी भी इस तरह की एक्टिविटी के दौरान आप मेक श्योर करेंगे कि आपके ऊपर से लाइव ओवरहेड्स तो नहीं गुजर रही। अच्छा जी, अब ये एक ग्रुप डिस्कशन है जिसको आगे चल के हम डिस्कस भी करते हैं कि कंट्रोल में ये क्या होंगे, सेफ यूज़ ऑफ लैडर क्या होगा। कि ये अब इंडिविजुअल है, आप देख सकते हैं ये क्लाइंब कर रहा है लैडर को, तो सजेस्ट द कंट्रोल मेयर फॉर द सेफ यूज़ ऑफ लैडर। लैडर के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो इमेज है इसकी तरफ आता हूँ। ये इमेज की तरफ आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो आप देख रहे हैं रोप्स हैं, ठीक है। ये आपकी, इनको आप साइड गाइज बोलते हैं, ठीक है। साइड गाइज का मतलब क्या होता है कि इससे आप इसको बांध के रखते हैं, ठीक हो गया। और नीचे जिस पॉइंट से बांधा जाता है इसको एंकरेज पॉइंट बोला जाता है। किसी भी पॉइंट से जिससे बांधा जाएगा एंकरेज पॉइंट, इवन आपके जो सस्पेंडेड इक्विपमेंट भी ऊपर एंकरेज पॉइंट के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लैडर का एंगल, कि किस एंगल के ऊपर आपने लैडर को हमेशा रखना है। तो ये हमेशा 75 डिग्री के ऊपर रखेंगे। इससे ज़्यादा खड़े एंगल पे लाएंगे तो खड़ी सीढ़ी होगी, चढ़ना दुश्वार है, उसके भी गिरने का चांस है। और अगर इससे कम एंगल पे जाती है तो उस सूरत में भी स्लिप होने के चांस है और सिड़कने के चांस है। 75 एक्सटेंडेड एंगल जिसके ऊपर इजीली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो एंकर पॉइंट है ये यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं बांधा हुआ है। और अगर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वर्क टेम्पररी है 10 मिनट 15 मिनट का, तो ज़्यादातर वहाँ पे इसको इस जगह पे एंकर पॉइंट लगाने के बजाय फुटिंग की जाती है। फुटिंग के नतीजे में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये प्रॉपर प्रैक्टिस है कि आप इसके लैडर के ऊपर नीचे जो इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको आप बेसिकली रंग्स बोलते हैं। स्टेयर्स लैडर्स के ये जो स्टेप्स बने हुए हैं इनको हम रंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इस रंग के ऊपर आप जो दूसरा इंडिविजुअल होगा वो इस पे पाँव रख के भी खड़ा हो सकता है ताकि स्पोर्ट ये हिले ना, लेकिन वो उसी सूरत में है जब बिल्कुल ही 5 से 10-15 मिनट के लिए लैडर इस्तेमाल हो रही है। अदरवाइज क्या होगा कि अदरवाइज आपको प्रॉपर एनकरेज पॉइंट देना पड़ेगा, उस एनकरेज पॉइंट के साथ ये आपकी कनेक्टेड रहेगी और प्रॉपरली काम करेगी। नेक्स्ट जी, अब इसके देखते हैं साइटेड अवे फ्रॉम लाइव ओवरहेड्स। इसको हम उस जगह पे रखेंगे, उस जगह पे इंस्टॉल करेंगे वक्ती तौर पर जहां पे लाइव ओवरहेड्स ना हो, जहां के ऊपर से बिजली की तारें ना गुजर रही हों। सॉलिड फ्लैट बेस, अच्छा बेस जो होगी वो सॉलिड होगी, कहीं ऐसा भी ना हो लोड पड़ने पे दसना शुरू हो जाए या सड़कना शुरू हो जाए। वेट सपोर्टेड ऑन स्टाइल्स, नेवर ऑन रंग्स। अच्छा ये जो स्टाइल्स हैं ये क्या है कि बेसिकली ये जो साइड्स है ना आपने इन पे लोड देना है। रंग्स ये स्टेप्स हैं। टॉप ऑफ द लैडर, सॉरी करेक्ट एंगल 75 डिग्री 1:4 रूल, ठीक हो गया। टॉप ऑफ द लैडर अगेंस्ट सॉलिड सपोर्ट, लैडर सिक्योर्ड एट द टॉप और गाय रोप्स अटैच्ड, अ लैडर शुड बी फुटेड, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा ये 1:4 रूल ये होता है कि आपकी सीढ़ी है, ठीक है,
तो जो आपका इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा कि जिस जगह पे आपने लैंड करना है, तो याद रखिएगा एक लैडर के अगर आप 4 बराबर हिस्से करें तो एक हिस्सा हमेशा उस प्लेटफॉर्म से ऊपर होता है, ताकि हर वर्कर की, हर इंडिविजुअल की जो लैंडिंग है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कंट्रोल में है, इसके अलावा क्या चीजें, टॉप ऑफ द लैडर शुड एक्सटेंड 1 मीटर 5 rungs above stepping off point if used as a means of access। देख लें कि क्या होगा कि अगर आप इसको किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का जरिया समझते हैं या जरिया बनाया हुआ है, तो ऐसी सूरत में 1 मीटर 5 rungs आपके ऊपर रहेंगे। किससे ऊपर रहेंगे? उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऊपर रहेंगे। ओनली 1 person on ladder at any one time। नथिंग शुड बी कैरिड इन द हैंड्स व्हाइल क्लाइंबिंग। और जब आप इसको क्लाइंब कर रहे होंगे, लेडर पे जा रहे होंगे, तो आपने टूल्स, इक्विपमेंट वगैरह साथ कैरी नहीं करने, बल्कि आपकी ग्रिप्स स्टाइल्स के ऊपर होनी चाहिए और आपके पैरों की ग्रिप, फुट ग्रिप जो है वो बाकायदा तौर पर रंग्स के ऊपर होनी चाहिए। मेंटेन 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? सिंपल सी बात है, 2 आपके पास जब आप उसको क्लाइंब कर रहे हैं तो कम से कम क्या कि आप एक टांग एक बाजू पे ऊपर नहीं जाएंगे। आप एक स्टेप भी अगर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पाँव उठाना भी है, हाथ उठाना भी है, तो ऐसी सूरत में भी 2 हाथ 1 पाँव, 2 हाथ 1 पाँव, इस आप जो है स्कीम के साथ इसको क्लाइंब करेंगे ताकि आप किसी भी सूरत अनबैलेंस ना हो। नॉर्मल लैडर के ऊपर तो अंडरस्टूड है, जिसकी 10, 12, 8, 10 रंग होंगे तो बंदा कुछ करके जुगाड़ लगा के चला भी जाता है। लेकिन जब बात आती है बड़ी लैडर्स की, जिसके अंदर इवन 30 रंग्स आ जाते हैं, बड़ी ऊंची, ज्यादा ऊंचे एक्सेस पे, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी लाजमी है। वुडन लैडर्स शुड नॉट बी पेंटेड। अच्छा, ये बड़ा एक कॉमन सी चीज है कि वुडन लैडर्स शुड नॉट बी पेंटेड, कि लकड़ी की जो आप अक्सर देखते हैं, बांस की, बम्बू की, जो बैम्बूज की जो बनी होती है आपकी लैडर, इसको पेंट नहीं किया जाता। इसके पीछे 2 सॉलिड रीजन है। पहली सबसे बड़ी रीजन ये है कि पेंट करने से उसके डिफेक्ट्स जो है ना वो हाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक रंग के ऊपर सही एक स्फेयर किस्म का क्रैक मौजूद है, आपने पेंट कर दिया, क्रैक छुप गया, जब लोड पड़ेगा वो आपका टूट जाएगा, तो ऐसी सूरत में जो इंडिविजुअल है वो नीचे आ सकता है। दूसरी बात यह है कि पेंट की वजह से जो उसका ग्रिप है ना, वो ग्रिप स्लिपरी हो जाएगी, वो रेजिस्टेंस नहीं देगी। रेजिस्टेंस ना होने की वजह से पाँव स्लिप हो सकता है और इंडिविजुअल उस सूरत में भी गिर सकता है। तो ये 2 बहुत बड़ी वजह हैं कि जिनकी वजह से हम वुडन लेयर्स को पेंट नहीं करते। सबसे पहली चीज ये डिफेक्ट्स को छुपा देती है, और दूसरी चीज ये रेजिस्टेंस कम कर देती है, स्लिपरी हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देन वी हैव स्टेप लैडर्स। हमने वो लैडर्स डिस्कस किया। अब ये स्टेप लैडर्स हैं जो आपकी दोनों तरफ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटेंडेड, अब ये किस लिए? इंटेंडेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लाइट वर्क, ठीक हो गया, हल्के काम के लिए। प्रिकॉशन, डेली इंस्पेक्शन बिफोर यूज, फुली ओपन, उसके लॉक वगैरह उसको ओपन करके बाकायदा तौर पर लॉक उसके फिक्स कर दें ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए। लॉकिंग डिवाइसेस इन प्लेस, फर्म लेवल ग्राउंड, ताकि ज़मीन में धसे ना, स्लिपरी ना हो, या अनइवन होने की वजह से लेफ्ट राइट कहीं टॉपलिंग ना कर जाए। डोंट वर्क ऑफ टॉप 2 स्टेप्स, बहुत ज़्यादा आप ऊपर जाके काम नहीं करेंगे, लास्ट 2 स्टेप्स पे नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में अनबैलेंस होगी, लैडर भी गिरेगी, स्टेप लैडर भी गिरेगी और वर्कर भी गिरेगा। अवॉइड ओवर रीचिंग। ओवर रीचिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप उस लैडर के ऊपर मौजूद हैं और आपने जो एक्सेस करना है वो नॉर्मली 1 मीटर तक एक्सेस हो सकती है, लेकिन आप 4 फीट 5 फीट आगे जाने के चक्करों में लटक रहे हैं उसके ऊपर, तो ऐसी सूरत में भी एक्सीडेंट हो सकता है। अवॉइड साइड ऑन वर्किंग, बिल्कुल एक साइड पे भी होके काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्टेप लैडर जो है वो अनबैलेंस हो जाए और उलट जाए। आगे ट्रेसल एंड स्टेजिंग बोर्ड, ठीक है। ट्रेसल्स बोलते हैं बेसिकली उस सीढ़ी को, उस घोड़ी को जो कैंची नुमा, ठीक है जी, कैंची नुमा सीढ़ी या जो घोड़ी होती है उसको आप ट्रेसल्स या स्टेजिंग बोर्ड, ट्रेसल वो होगी और स्टेजिंग बोर्ड डिफरेंट तरह के पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो अक्सर आपने देखा है कि किसी भी सरमनी के दौरान स्टेज बनाए जाते हैं या इस तरह से, तो वो उसके अंदर आएंगे। इवन सरमनी लाजमी नहीं है, वर्क प्लेस के ऊपर भी बाकायदा तौर पर स्टेजिंग बोर्ड्स जो है वो बनाए जाते हैं। अब ट्रेसल्स, इन शॉर्ट ट्रेसल्स आर, अब पहले तो हम डिस्कस करते हैं ट्रेसल्स आर लार्ज इनफ टू अलाउ पैसेज ऑफ इक्विपमेंट मटेरियल फ्री फ्रॉम ट्रिप हैजर्ड एंड गैप्स
उसमें ऐसा ना हो कि गैप या उलझ ना जाए। फिटेड विद टो बोर्ड्स एंड हैंडल्स, केप्ट क्लीन एंड टाइडी, नॉट ओवरलोडेड। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, केप्ट क्लीन एंड टाइडी का मतलब ये है कि हम उसको साफ सुथरा रखें, ठीक है। नॉट ओवरलोडेड, ज़रूरत से ज़्यादा आपने ना इक्विपमेंट ना इंडिविजुअल कोई भी चीज़ उसके ऊपर नहीं करनी। इरेक्टेड ऑन फॉर्म लेवल ग्राउंड, तो ये तो पहली किसी भी एक्सेस इक्विपमेंट, वो स्कैफोल्डिंग हो, वो लैडर हो, वो ट्रेसल्स हो, वो स्टेजिंग बोर्ड हो, कुछ भी हो, वो हमेशा आपकी फर्म सरफेस के ऊपर इरेक्ट होगी ताकि किसी भी सूरत वो ज़मीन के अंदर धंस ना जाए और धंसने के नतीजे में टॉपलिंग हो सकती है। नेक्स्ट ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिपेंडेंट टाइट स्कैफोल्ड का। तो स्कैफोल्ड का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। बावजूद इसके जो भी सवाल हैं अक्सर लोग करते हैं, अगर किसी के माइंड में किसी भी तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और वो लाजमन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे ईमेल कर दें, ठीक है। रिप्लाई कुछ डिले हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्यूरी कर रहे होते हैं, लेकिन मेक श्योर करते हैं कि हर किसी की क्यूरी को एड्रेस किया जाए। कुछ डिले हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके कि आप लाजमी हमें भेजिए, आपको गाइड किया जाएगा, आपको सजेस्ट किया जाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।